पीछे बैठ के ये पॉलिसीज बना रहे हैं पूरा दुनिया को अपना कंट्रोल में कैसे लें। पहला सोच है कि पूरा दुनिया का वो अपना कंट्रोल में लेना है और कोई सरकारें नहीं रहना है। दूसरा प्रोजेक्ट है सरकारों को गिराना और वहां कोई सरकार नहीं रहेगा फिर भी देश चलेगा। सिमिलरली अभी सीरिया में देखिए, बशर अल असद जब था सीरिया में तब भी पूरा देश उनके कंट्रोल में नहीं था। अब क्या है, जोलानी जो आ गया है, इवन अमेरिकन जा रहे हैं उधर, सऊदी जा रहे हैं, सब कुछ हर देश वहां जाके उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो अभी ईरान भी ये कह रहा है कि देखो हमारी जो रास्ता कट गया है तो फिर दोबारा कायम करने के लिए फिर हमारी प्रॉक्सीज को हम इस्तेमाल करेंगे। लेबनान जो है, लेबनान सरकार तो है मगर लेबनान सरकार की कोई हैसियत नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं गिरिधर मामड़ी जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते जैदी जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। सर, हमने अगर हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं या जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें कई सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन हम खास तौर से जो इस्लामिक वर्ल्ड में हो रहा है उस पे अगर फोकस करके बात करें तो मैं वही पूरा समझना चाहूंगी कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका जो एक न्यू इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, जो सुन्नी ग्रुप्स हैं। इनफैक्ट अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो ईरान को छोड़कर सारे जो मुल्क हैं वो सुन्नी कंट्रीज ही हैं। और जो उसका लीडर है सऊदी अरेबिया, उसकी पोजीशन भी फिलहाल खतरे में नजर आ रही है। जो एक डिवाइड क्रिएट हुआ है सुन्नी वर्ल्ड में या इस्लामिक वर्ल्ड में, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? और जो न्यू इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है उसका लीडर कौन होने वाला है, क्या कुछ है, आपसे मैं डिटेल में समझना चाहूंगी। जैदी जी, हमारी आंखों के सामने इतिहास बनते हुए हम देख रहे हैं। बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, स्पेशली पिछले 1-1.5 साल के अंदर अंदर इतने ही चेंजेस हुए हैं कि शायद पिछले 50-60 साल में इतने चेंजेस नहीं हुए होंगे। बहुत से चेंजेस हमारी आंखों के सामने हो रहा है, पूरे दुनिया में हो रहा है। स्पेशली जो मुस्लिम इलाका है, गल्फ इलाका है, जो हम वेस्ट एशिया कहते हैं, तो उसमें हमें ये सब बदलते हुए देख रहे हैं। ये जो पेरिफेरली हम देखते हैं, वहाँ जंगे हो रहे हैं, फिर तबाही हो रहा है, फिर बहुत से कत्लेआम हो रहे हैं, बहुत से ये जो तंजीमें हैं वो क्या कर रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके खिलाफ कौन कौन लड़ रहे हैं, ये सब हमें पेरिफेरली दिखता है। मगर प्रोफाउंड पूरे दुनिया में कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं उससे परे नहीं है, इवन ये गल्फ और वेस्ट एशिया के देशों में भी। अब देखिए, पूरे दुनिया में एक नैरेटिव खड़ा करने के लिए, दुनिया को अपना कंट्रोल में लेने के लिए कुछ फोर्सेस हैं, उसको हम शायद ग्लोबल मार्केट फोर्सेस कह सकते हैं। तो ये इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें सबसे बड़ा इनकी जो थिंक टैंक है वो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो बाहर पब्लिक आप जो टीवी में देखते हो या वीडियोस में देखते हो वो एक है, मगर इसके पीछे जो काम करते हैं, साल में 2-3 दिन बैठना, वो उससे क्या फायदा है? पूरे साल वो क्या कर रहे हैं? पीछे बैठ के ये पॉलिसीज बना रहे हैं पूरा दुनिया को अपना कंट्रोल में कैसे लें। तो उसका आप देखेंगे कुछ सोच, उनके जो सोच है वो दुनिया में हर जगह दिखेगा आपको, इंक्लूडिंग गल्फ। उनका पहला सोच है कि पूरा दुनिया का वो अपना कंट्रोल में लेना है और कोई सरकारें नहीं रहना है। इट शुड बी वन गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, ये उनका सोच है। और इसके लिए क्या कर रहे हैं, अपना लोगों को बहुत से देशों में बिठा रहे हैं। तो वो खुद कह रहा है, क्लॉस श्वाब उनका जो फाउंडिंग चेयरमैन है, वो खुद कह रहा है, जस्टिन ट्रूडो, फिर ओलोफ शोल्ट्स, फिर एंजेला मर्कल, फिर ऋषि सुनाक, ये सब हमारी प्रोडक्ट्स हैं करके वो खुद बोल रहा है। तो सिमिलरली यूएसए में भी बहुत से इनके मतलब प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने खड़ा किया है। तो या एक सरकारों में इन लोगों को बिठाना, दूसरा प्रोजेक्ट है सरकारों को गिराना और वहां कोई सरकार नहीं रहेगा फिर भी देश चलेगा। वो देश ऐसे चलेगा कि अपना जो पॉलिसी है, नैरेटिव है, उसके आधार पर वो चलेगा। अब दुनिया में देखिए कितने देश अभी बन रहा है जहां सरकार नहीं है। सरकार होगा तो इट्स जस्ट टोकन सरकार है।
जैसे यमन देखिए, यमन में सरकार है, तो सरकार का क्या कंट्रोल है उसके ऊपर। अफगानिस्तान देखिए, कोई सरकार तो है ही नहीं है, तो पर देश चल रहा है, और हर देश उनसे अभी रिश्ता रखने का कोशिश भी कर रहे हैं। चाइना एम्बेसडर भी वहाँ बैठा है, भारत का भी टेक्निकल टीम बैठा है, हाल ही में पिछले हफ्ते सऊदी का भी एम्बेसी वहाँ खुल गया है। तो वहाँ तो कोई सरकार नहीं है, अभी भी उनको इंटरिम सरकार ही बोलते हैं ना। फिर रही बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश में सरकार तो कब की गिर गई है हसीनाबाद जाने के बाद। तो अब जो मोहम्मद यूनुस है, ही इज अ चीफ एडवाइजर कह रहे हैं। चीफ एडवाइस किसको दे रहे भाई? सरकार की दे रहे, सरकार नहीं है बट देश चला रहा है। तो ये है। सिमिलरली अभी सीरिया में देखिए, बशर अल असद जब था सीरिया में, तब भी पूरा देश उनके कंट्रोल में नहीं था। अब क्या है, जोलानी जो आ गया है, इवन अमेरिकन जा रहे हैं उधर, सऊदी जा रहे हैं, सब कुछ, आई मीन हर देश वहां जाके उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो अभी ईरान भी ये कह रहा है कि देखो हमारी जो रास्ता कट गया है, तो फिर दोबारा कायम करने के लिए फिर हमारी प्रॉक्सीज को हम इस्तेमाल करेंगे। लेबनान जो है, लेबनान सरकार तो है, मगर लेबनान सरकार की कोई हैसियत नहीं है, पूरा हिजबुल्ला चलाता था उसका। तो ये है। तो हर, अब देखिए पूरे दुनिया में यही चल रहा है। अभी अफ्रीका में देखिए, मोजाम्बिक में क्या क्या चल रहा है। सरकारें जो बहुत दशकों से जो सरकारी थी, उनका इलेक्शन अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट किया कि वो जीत गया, मगर लोग मान नहीं रहे। तो वहाँ क्या चल रहा है हम देख रहे हैं। सिमिलरली अब मडोरा के साथ क्या हो रहा है वेनेजुएला में, वो देख रहे हैं हम। तो बहुत से देशों के साथ यही हो रहा है, मतलब रिजीम चेंज, और वहाँ सरकार नहीं रहेगी, फिर अपना वर्चस्व, अपना नैरेटिव चलाएंगे। ये हमें गल्फ में भी दिख रहा है। अब ये एक है ये ग्लोबल सिनारियो। दूसरा रीजनल सिनारियो पे आते हैं। रीजनल सिनारियो अब तक एक स्टेबल स्ट्रक्चर था, एक शिया गुट था जो मतलब ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, हौतीज हो। बाय द वे हमास सुन्नी गुट है, फिर भी वो ईरान उसको पालता था। तो ये एक चीज है। फिर इनके कुछ मतलब अलग अलग नाम से कुछ तंजीमें इराक से भी काम करते हैं। तो ये था। और सुन्नी एक ग्रुपिंग था, जहां बाकी देश सब वो सुन्नी ग्रुपिंग में थे, और उसका ठेका सऊदी अरेबिया के पास था। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा आका था, और सऊदी जो बोलता था सब मानते थे। यही सिस्टम चला। और इस सिस्टम को ऐसे चलाने के लिए अमेरिका ने ये पूरा सिस्टम खड़ा किया। तो ये ऑयल, तेल, इनकी जो असेट्स है, इनकी जो एनर्जी है इनके पास, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका ने किसी न किसी शक्ति को खड़ा करना था कि इनको डराएं और इनको ऐसे उनको मतलब एक नैरेटिव खड़ा करें कि चलते हुए हम नहीं होगा तो आप नहीं बचेंगे। तो ये नैरेटिव के चलते हुए बहुत साल अमेरिका वहां अपना शासन ऑयल किया। फॉर सिक्योरिटी जो अग्रीमेंट था उनका, बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी सऊदी फैमिली का सिक्योरिटी अमेरिका देती है, और एवैक्स घूमते रहते हैं इवन मक्का के ऊपर। क्योंकि हम जानते हैं 100 150 साल पहले, 100 साल नहीं, 70 60 70 में कोई आके मक्का को कब्जा कर लिया था, और फिर वो जो काला पत्थर है, जो ब्लैक स्टोन है, उसको तोड़ के वो टॉयलेट में रखा था, वो टॉयलेट की सीट्स पे रखा था। फिर बाद में उसको कैसे तो कोई 7-8 साल उनके पास था, फिर जंग लड़ी, फिर जंग चला, फिर फाइनली उसको थोड़ा सा कन्विंस करके वो सब ले आए। फिर जो अब काबा में आप देखते हैं, वो जोड़ के बनाया है। तो ये हिस्ट्री रही है। इसीलिए सऊदी फैमिली जो है, फैमिली ऑफ सऊद, वो अमेरिका की मदद से ही वो जी रहे हैं। अमेरिका की मदद जाएगी तो वो कब की गिर जाते हैं। और दुनिया में नंबर 1 पोजीशन में सऊदी अरेबिया मोस्ट ऑफ द टाइम, पिछले 60-70 साल मैक्सिमम अमेरिका से हथियार खरीदने वाले देश नंबर 1 सऊदी अरेबिया हुआ करता था। नंबर 2 भारत हुआ करता था, मतलब अमेरिका से नहीं बट कहीं से भी, सऊदी से, सॉरी सोवियत यूनियन से या फ्रांस, कहीं से भी। दे वर नंबर 1 एंड वी वर नंबर 2। कुछ साल कभी कभी हम आगे जाते थे, बट वी वर द नंबर 1 एंड 2 आर्म्स बायर फ्रॉम एवरीबॉडी। क्योंकि उनका धंधा चलता है ना, उनके जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो डीप स्टेट का, उसका चलाने के लिए इनको बेच रहे थे। तो ये एक है। दूसरा, ऑयल उनके कब्जे में है। पहला ऐसा हुआ करता था कि इनके तेल का मैक्सिमम
सेल जो है अमेरिका को जाता था, अमेरिका खरीदता था। तो अमेरिका वाज द बिगेस्ट बायर, तो इसीलिए उसका तेल का जो है डॉलर से पेक्ड था। मगर अब अमेरिका ने इन गल्फ स्टेट से एक बैरल भी नहीं खरीद रहा है, क्योंकि उनके अपने पास बहुत पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहा है ना, वे ड्रिल करेंगे और बहुत से तेल निकालेंगे, और यूरोप को धमकी दे रहा है, हमसे नहीं खरीदेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सिचुएशन है, चाहे वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो, चाहे गद्दाफी के खिलाफ हो, चाहे पुतिन के खिलाफ हो, ये जंग इसलिए लड़ रहे हैं कि डॉलर और तेल की जो पेगिंग है उसको तोड़ने ना दे, इसके चलते हुए ये सब चल रहा है। तो इस साल पिछले साल जो 2024 अभी गुजर गई है, उसमें ऐसा था कि इनके जो अग्रीमेंट था सऊदी के साथ कि तेल और डॉलर में ही बेचेंगे, वो अग्रीमेंट खत्म हो गया। अब सऊदी किसी भी करेंसी में बेच सकते हैं, तो सऊदी तो अभी ब्रिक्स में आके बैठ गया। तो ये सोच था कि एक डॉलर का ऑल्टरनेट लेके आए, डी डॉलराइजेशन करें, शायद ब्रिक्स करेंसी आएगा या कोई और आएगा, सिस्टम आएगा, तो अमेरिकन हेजीमनी को चैलेंज करने वाली आ गई। तो वो क्या किया है फिर, ये पूरे गल्फ वॉर को अनलीश किया है। इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अमेरिका चाहती है तो कल ईरान रेजिम कोलैप्स हो जाती है। वो ये नहीं चाहता है कि ईरान रेजिम कोलैप्स हो, क्योंकि ईरान की एक राक्षस को दिखाना था बाकी गल्फ को अपने कब्जे में, कंट्रोल में रखने के लिए। इसीलिए जब नेतन्याहू हमास के खिलाफ लड़ रहा था और सबके ऊपर बमबारी कर रहा था, और जब ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ बमबारी की थी, तो हर दिन जो बाइडेन खुद नेतन्याहू से बात कर रहा था। और क्या एंटोनी ब्लिंकन कोई 10-12 बार गया गल्फ में, इसमें मतलब इजराइल में गया, फिर बाकी एरियाज पे गया वो। क्यों? क्योंकि कैसे तो उनको ईरानियन रेजिम को बचाना था। ये बाहर नहीं बोल सकते हैं, ईरान के ऊपर गाली देते हैं, सैंक्शंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर ईरानियन रेजिम कोलैप्स नहीं होना है, ये उनका रेड लाइन है। तो जब फाइनली इजराइल ने बॉम्बार्डमेंट किया ईरान के ऊपर, तब भी उनके रेड लाइन्स को रेस्पेक्ट किया। रेजिम को निकाल सकते थे। जब वो हसन नसरुल्लाह को और इस्माइल हनिया को और शिनवर को, ये सबको उड़ा सकता है, खमेनी क्या चीज है? खमेनी को भी ये उड़ा सकते हैं, इनके इतना इंटेलिजेंस है, और ईरान के अंदर इनके इतने एसेट्स है मोसाद के, तो कभी भी जो चाहे वो कर सकते हैं। इनफैक्ट बेंजामिन नेतन्याहू बोला था भी कि हम ईरान में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ये क्षमता है हमारे पास, पेजर ब्लास्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं वो। बट बाइडेन और डीप स्टेट ने बोला है कि आप नहीं कर सकते हो, इसीलिए जाके उनके कम्युनिकेशंस जितने भी थे उसको ध्वस्त करके आ गया। बाकी इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं किया और इनके रेजिम पर अटैक नहीं किया। क्यों? वो अमेरिका चाहता है। तो ये लार्जली सुन्नी शिया के दोनों के बीच में और अमेरिका का क्या इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका तेल खरीद नहीं रही है, मगर तेल डॉलर बेसिस पे ही बिकना चाहिए, वो उनका डिमांड है। तो वो नहीं करेंगे तो आपको निकाल फेंकेंगे। सद्दाम हुसैन को उसी मुद्दे पर निकाल दिया, वहां कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं मिला। सेम थिंग विद लिबिया। इनफैक्ट मुअम्मर गद्दाफी बोला था, मैं ही आपका गेट कीपर हूं, मैं जाऊंगा तो यूरोप को कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। वो आज देख रहे हैं ना, कितने इलीगल इमिग्रेंट्स नॉर्थ अफ्रीका से, लिबिया से वो बोट्स में जाते हैं, फिर यूरोप में दाखिल होते हैं, तो वो सब देख ही रहे हैं। तो ये जो मतलब मैं इंटरनेशनल लेवल से मैं रीजनल लेवल पे आया, फिर आगे जाते हैं तो यहाँ की सुन्नी गुट जो है उसमें भी दरार आ गया, क्योंकि इसमें दो चीज है। एक, मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम को रिफाइन करने चले थे, तो वो यहां तक बोल डाला है कि बहुत से हदीस जो है वो फालतू है, फेक है, एक्चुअली ये नहीं थे। बाद में बिल्कुल बहुत साल के बाद इसको लिखा गया, तो इसको निकालना है। और दूसरा, बहुत से हदीस ऐसा है जो उस कालखंड में शायद उसका कोई इंपॉर्टेंट रहा होगा, अब उसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इसको निकालना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पूरे उलेमा, पूरे इस्लामिक समाज और पूरे इनके जितने भी मतलब सोच है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा काउंटर है। तो ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनके जिंदगी खतरे में है, ये सब जानते हैं उनको कब कौन क्या कर सकते हैं।
खुद मोहम्मद बिन सलमान ने वो बोला तो है खुद कि बोल मेरी चुके हैं, जान वो खतरे तो में है। खुद बोल चुके हैं। हाँ, मगर वो कोई और संदर्भ में बोला है कि जब मैं इजराइल को तस्लीम करता हूँ, इजराइल से हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करता हूँ, तो मैं खुद जिंदा ना बच पाऊँ, ये यहाँ तक बोल डाला। बट वो इजराइल की ही नहीं है, इजराइल इज लास्ट पार्ट। ये इस्लाम में जो रिवाइवल और इसके जो रिफॉर्मेशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन उसके है, चलते उनकी एग्ज़ैक्टली, जान हाँ, खतरे में है। एग्ज़ैक्टली, और इनके चेला है एमबीजेड। एमबीजेड जो भी एमबीएस करते हैं वो एमबीजेड वही फॉलो करते हैं। इसीलिए आप देखिए पूरे गल्फ में ये दो ही देश है जो ताकतवर है और जो मतलब कोई ना कोई प्रोग्रेस है, वहां स्टेबिलिटी है, बाकी देश पूरा खत्म हो रहा है। तो ये सिचुएशन है। तो क्या जी, हुआ फिर, ये दो चीज, दूसरी चीज क्या है, रिसेप तायब एर्डोगान जो टर्की की नेता है, वो अपने आप को एक मॉडर्न खलीफा समझ बैठा था। तो इमरान खान को पकड़ा था, महातिर मोहम्मद को पकड़ा था, फिर ईरान और टर्की, ये सब सऊदी अरेबिया का हेजिमनी जो था मुस्लिम वर्ल्ड में, उसको चैलेंज करने चले थे। तो हम जानते हैं इमरान खान को क्या फटकारा मिला, एमबीएस ने क्या किया, उनके जहाज वापस बुला लिया, वो सब जानते हैं हम। फिर महातिर मोहम्मद के साथ क्या हुआ वो भी जानते हैं हम, वो गायब हो गया, फिर सत्ता से निकाल दिया उनको। फिर ईरान के साथ क्या हुआ वो देख ही रहे हैं, उनके खुद के प्रेसिडेंट मर गया था हेलीकॉप्टर में। तो बहुत कुछ हुआ उधर। तो पॉइंट इज, ये सोच अभी टर्की के रेसेप ताय्यिप एर्डोगन के दिमाग में बैठ गया। तो वो अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। वो तो नेटो में बैठा है, तो इसीलिए उनका उसके ऊपर कोई भी अटैक करेगा इंक्लूडिंग अमेरिका, सब उनके समर्थन में आना पड़ेगा। इसीलिए उनके पास वो शक्ति है, तो चैलेंज कर रहा है। मगर सऊदी अरेबिया को दूर करके यूएसए बच नहीं पाएगा। उनके डॉलर जब इससे कट जाएगी तो अमेरिका तो खत्म हो जाएगा। उनका जीडीपी जो है 26-27 ट्रिलियन डॉलर्स है, मगर उनका डेट 36 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो डॉलर इज ओनली स्टैंडिंग ऑन अमेरिकन आर्मी। अमेरिकन आर्मी नहीं रहेगा तो डॉलर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए एमबीएस और एमबीजेड इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खिचड़ी चल रहा है सुन्नी वर्ल्ड में भी। तो अब सुन्नी वर्ल्ड से फिर ईरान मिलके, ईरान, टर्की और पाकिस्तान, ये दोनों का एक अभी गुट चल रहा है उधर, और इनको समर्थन दे रहा है चाइना और रशिया। क्योंकि रशिया और चाइना का एक ही मकसद है, उनको सुन्नी शिया से कोई लेना देना नहीं है। उनको ये है कि जो अमेरिका सपोर्ट करती है उनके अपोजिट कैंप को हमें सपोर्ट करना है, बस सिंपल। तो इसीलिए यहां भी दरार हो रहा है, दरार पैदा हो गया। अब सुन्नी ग्रुपिंग जो सऊदी चलाती है, उस ग्रुपिंग का है कि दे हैव टैसिटली एक्सेप्टेड इजराइल। तो कुछ देश, यूएई जैसा देश, ऑलरेडी उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एस्टैब्लिश कर दिया। एक सऊदी अरेबिया एक अकेला एक बड़ा देश जो बचा है, बट टेक्निकली हो गया, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट अनऑफिशियली चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू खुद रियाद जाके इनसे मिल के आया एमबीएस से। फिर इनके एयर स्पेस खोल दिया, मतलब इजराइल को जाना हो, हमारी इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, वो पूरे जो भी टेल अवीव जाते हैं, जेरूसलम जाते हैं, वो सऊदी एयर स्पेस यूज करके ही जाते हैं। पहला ऐसा नहीं होता था, अब जी, वो परमिट कर दिया। इजराइल के फ्लाइट्स भी वॉर फ्लाइट सऊदी के ऊपर से ही जा रहे हैं। और G20 भारत में जो हुआ है पिछले साल, मतलब उससे पहले 2023 में, उसमें आप इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप जो कॉरिडोर बनाना था, वो कॉरिडोर यूएई से लेके वाया सऊदी अरेबिया इजराइल में जाते हुए, इजराइल में उनके जो हाइफा पोर्ट है वहां से आगे जाना है। मतलब इट वॉज अग्रीड दैट सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों मिलकर काम करेंगे। अब देखिए 60s में जब जंग हुआ था, पूरे मुस्लिम जितने भी देश थे वो सब इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया था। 67 वो जंग जो हुआ था। तो अब क्या है, इजराइल जो कर रहा है, मतलब कोई इधर उधर बयान आते हैं, कोई स्टेटमेंट्स आते हैं कभी कभी, जैसे एमबीएस ने स्टेटमेंट किया कि 67 से पहले जो था उसको रिस्टोर करना है, तभी हम उनसे बात करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मगर कोई भी इजराइल के खिलाफ कोई सैंक्शन, कोई एक्शन कोई नहीं कर रहा है। मतलब इजराइल को टैसिटली परमिट कर रहे हैं। यहां तक हमें पता चल रहा है कि सऊदी अरेबिया खुद इजराइल को इंफॉर्मेशन दिया है कि ईरान से मिसाइल्स निकल पड़े हैं। और यहां तक हमें कुछ लोग बोलते हैं कि जॉर्डन, इराक और सऊदी बहुत से इन मिसाइल्स और ड्रोन्स को
बीच में यही लोग मार दिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द पॉलिटिक्स। इसीलिए आने वाले सालों में ये इतने नैरेटिव्स हैं, सुन्नी के बीच में जो जंग चल रहा है उसका क्या नतीजा निकलेगा, सुन्नी शिया के बीच में जो चल रहा है वो क्या होगा, जब खमेनी जाएंगे कौन वहां रिप्लेस करेंगे। वहां तो अभी ऑलरेडी टसल चल रहा है। मान लीजिए कि ईरान सर्वाइव करेगा, ईरानियन रेजिम, जी, फिर भी खमेनी के बाद कौन टेक ओवर करेगा। उनके बेटे टेक ओवर करने का सोच रहे हैं, मगर लार्ज सेक्शन उनके खिलाफ है। फिर जो जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल जो सोच है, लेफ्टिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डीप स्टेट का सोच है, वो इन पूरे ममालिक को चेंज करना है। ऑलरेडी 7 देशों में चेंज करने का वो निकल पड़े थे, ईरान छोड़ के बाकी सब चेंज कर दिया है ऑलरेडी। आप लीबिया में चेंज किया, फिर अफगानिस्तान में चेंज किया। सर तो बहुत एंड जी, यूएस या फिर हम नेतन्याहू की बात करें तो लगातार ईरान में रिजीम चेंज करने की बात बहुत खुलकर ब्लेटेंटली वो करते आए हैं। तो क्या पॉसिबल हो पाएगा ईरान में रिजीम चेंज? प्लस जो इराक को भी हमने देखा है कि इराक के भी टुकड़े होने की बात हो रही है, ग्रेटर इसराइल की भी बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसका क्या असर होगा? और ईरान में हो पाएगा पॉसिबल रिजीम चेंज? देखिए अब नया स्ट्रक्चर्स, नया जो सोच है या नया जो सिस्टम अभी आ रहा है, कोई इनके जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज होंगे ना उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं। उसको काट के कोई नया देश कोई नहीं बना रहा है। मगर क्या होगा, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से बहुत से इलाके चले जाएंगे। अब आप इराक की बात किया है, इराक में नॉर्थ इराक इराक की गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। वहां पेशमरगा, फिर कुर्दी लोग का लिटरली वो ऑटोनोमस रीजन है तो वो इराक में है, क्योंकि करेंसी इसका गड़बड़ होता है, डिप्लोमेटिकली भी बहुत कुछ करना पड़ता है। मगर सेंट्रल अथॉरिटी जो बगदाद में बैठी है उसका कोई कंट्रोल नहीं है उधर। सिमिलरली आप देख रहे हैं म्यांमार में क्या हो रहा है। म्यांमार सरकार तो बैठी है जुंटा का, मगर अरक्कन आर्मी हो गया, कोई और आर्मी हो गया, मतलब पूरे इनके इलाके पूरे कहीं और चला गया। टेक्निकली स्पीकिंग अभी म्यांमार एक देश है, तो वहां उनके बॉर्डर्स तो बदला नहीं है, मगर सरकार के कंट्रोल में कितने हैं। तो ये सिचुएशन हम देखेंगे। सिमिलरली लेबनान, लेबनान में तो पूरा सदर्न पार्ट पूरे हिजबुल्ला के कंट्रोल में है, उनके गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। कुछ इलाके जो ईरान इजराइल ने कब्जा कर बैठी है वो इजराइल के कंट्रोल में है। सेम थिंग विद सीरिया। जब बशर अल असद था उस समय में भी, और HTS आज जो दमास्कस में बैठी है, उनके जो नॉर्थ एरिया थे वो टर्की के मदद से वो नॉर्थ एरिया उनके कंट्रोल में था। बाद में एक हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर वो अलेप्पो आया, फिर दमास्कस पहुंच गया। वो अलग कहानी है ऑलटुगेदर, क्यों कैसे आया क्यों आया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर। बट वो ऑलरेडी कुछ HTS कुछ इलाके उनके कंट्रोल में था, बशर अल असद के कंट्रोल में नहीं था। अभी नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अब ये जो कुर्दी लोग का जो ऑटोनोमस रीजन है वह कोई घुस नहीं पाएगा। तो नीचे तो गोलान हाइट्स कब से इजराइल के हाथ में है, तो 67 वार से अभी तक उनके कब्जे में है। और इस रेजिम चेंज के बाद, बशर अल असद जाने के बाद तुरंत 24 आवर्स के अंदर अंदर माउंट हेरॉन कब्जा कर लिया इजराइल ने, क्योंकि दैट इज द हाईएस्ट पीक इन सीरिया। जब वो कब्जा करेंगे उनका पूरा क्लियर विजन होगा। वो दमास्कस के ऊपर भी देख सकता है, फिर लेबनान में भी देख सकता है, फिर नीचे ड्रूइज की जो इलाके हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकता है। तो मतलब ये तो इजराइल कभी वापस देगा ही नहीं है। जो जिसको जो बोलना है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ऑलरेडी कब्जा कर चुका है। तो ये होने वाला है। बट टेक्निकली स्पीकिंग सीरिया का जो लीगल मैप है वो लीगल मैप है। इजराइल में भी अपने मैप में ये नहीं दिखाएगा, बट कंट्रोल तो उनके हाथ में है। तो ये होगा। तो ईरानियन रेजिम के बारे में भी आपने पूछा है। ईरानियन रेजिम देखिए क्या होगा। जैसे मैंने कहा, अमेरिकन डीप स्टेट जब ये समझती है कि ये रेजिम जाना है तो वो जाएगा, मगर अमेरिका ऐसा नहीं सोच रही है। जैसे मैंने कहा, अमेरिका को कोई राक्षस को दिखाना है इस सुन्नी वर्ल्ड को, इसीलिए उनको रखेंगे। हमास, हिजबुल्ला, ये सब जितने भी है प्रॉक्सीज, इनके ऊपर जब इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा था, इनको जो मतलब इनको एक एक करके एलिमिनेट कर रहा था, इनके टनल्स को एलिमिनेट कर रहा था, तो अमेरिका की जो लेफ्टिस्ट सोच रखने वाली जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे या थिंक टैंक्स, और इनके सरकार में भी इनफैक्ट डेमोक्रेट्स देमसेल्व्स आर लेफ्टिस्ट्स, इनके पूरे सिस्टम जो है सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन
कॉज के ऊपर ये लोग चल पड़े हैं। हमने देखा है फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टीन इज वन करके, मतलब एक्चुअली आप कह नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या है कि पूरे इजराइल खत्म होना है, ज्यूस नहीं रहना है और इसका मास जेनोसाइड करना है, यही उसका मतलब है। ये पूरा अमेरिका में चला, यूरोप में चला, क्यों चला भाई? क्योंकि लेफ्ट ये सोचती है कि ये तीन जो है, मतलब हमास और हिजबुल्लाह, ये रहना है, ये जाना नहीं है। जब अमेरिका को भी पता था कि रफा में बहुत से लोग चुप गए थे और टनल्स पूरे वहां से, रफा से क्या कहते हैं उसको, इजिप्ट तक टनल्स थे, तो उसको अटैक करने के लिए जब इजराइल गई है तो जो बाइडेन ने उनको वार्निंग दिया है, यू कैन नॉट गो इनटू रफा, दैट इज अ रेड लाइन करके बोला। बेंजामिन नेतन्याहू घुस गया, उधर मार के आ गया। अब क्या किया, रेस्पॉन्स देखिए उनको। बेंजामिन नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाने के लिए अभी काम चल रहा है। उनके इजराइल के कोर्ट, उनके सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, हफ्ते में 3 दिन बेंजामिन नेतन्याहू को खुद कोर्ट में हाजिर होना है, 6-6 घंटे एक दिन, और 3 दिन, मतलब ये जंग लड़ रहा है। हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है इनको। मान लीजिए कोई टेररिस्ट कोई रिफ्यूजी कैंप में बैठा है, या कोई स्कूल कॉलेज में बैठा है, मस्जिद में बैठा है, हॉस्पिटल में बैठा है, उसको मारना ही नहीं मारना है, डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ले सकता है ना, कोई और नहीं ले सकते। वो कोर्ट में बैठा है तो कैसे आप डिसीजन लेंगे? जब कोर्ट में बैठा था उनको स्लिप्स आ रहे थे, अभी ये है, अभी क्या डिसीजन लेना है। तो कोर्ट ये करेगी, ये कहेगी कि बेंजामिन नेतन्याहू एक गुनहगार है, वो जब तक अपना मतलब गिल्ट वो साफ नहीं करेगा तब तक ये प्राइम मिनिस्टर के पद में रहने का हक नहीं है करके जजमेंट देंगे, उसको निकाल देंगे। वो ही इज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनके पास पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी है, फिर भी उसको निकालने की कोशिश चल रही है। तो ये इतना खिचड़ी है यहाँ पूरे। तो जनरली स्पीकिंग कोर्ट्स जो है दे आर नॉट इलेक्टेड, पूरे दुनिया में यही हालत है। कोर्ट्स को जो भी कोई रिफॉर्मेशन करने का कोशिश करेंगे, मैसिव पुशबैक आएगा। भारत में भी देखिए आप एनजेएसी लेके आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा फेंक दिया। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि कोलिजियम के चलते हुए आप अपॉइंट करोगे? और किसको अपॉइंट कर रहे हो? अपने आप को। अभी कहना नहीं चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, या अभी पिछले दो साल में जितने भी थे, उनमें कितने लोग मतलब क्या कहते हैं उसको, उनके परिवार, मतलब उनके पिता, मतलब नेपोटिज्म चल रहा है जुडिशरी में, नेपोटिज्म चल रहा है। तो डायनास्ट है, डायनास्ट, ये लोग थोड़ा नहीं आ रहा, करेक्ट। चंद्रचूड़ कौन था? उनका पिता ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस था। इनका क्या क्रेडेंशियल्स है, कितना केसेस लड़ा है, क्या किया है? अभी ये भारत में ही अकेला नहीं है, हर देश में यही चल रहा है। तो इट इज कॉल्ड, जैसे डिक्टेटरशिप है, वो जुडिशियल डिक्टेटरशिप है। तो ये चल रहा है, तो उसको इस्तेमाल कर रहा है लेफ्ट उसको अपने कब्जे में रखा है। इसलिए इधर भी देखते हैं, तीसरा सदलवाद को रिलीज करना हो तो रातों रात खोलती है, फिर सुप्रीम कोर्ट उनको मिल जाती है, मगर बहुत से लोग अभी भी जेल में सड़ रहे हैं, उनको कुछ रिलीफ नहीं मिलता है। तो ये सब जो है, लेफ्ट हैज कैप्चर्ड दीज इंस्टीट्यूशंस। तो वो एक और प्रॉब्लम है। गल्फ में भी वही प्रॉब्लम है, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो चल रहा है। तो लेट्स सी, अभी ये आने वाले साल 2025 इज गोइंग टू बी मैसिव चेंज। ये सब जो हमारी आंखों के सामने जो इतिहास हो रहा है, इसके बहुत से परिणाम होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ गलत भी होंगे, बट दैट्स लाइफ। काल समय का डेफिनेशन यही है, वो परिवर्तन होगा उनका। इट चेंजेस, चेंज अच्छा हो बुरा हो हम बोल नहीं सकते हैं, बट चेंज इज इनएविटेबल। वो हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं अभी। सर, ये जो चेंज हमें नजर आ रहा है खास तौर से इन मुस्लिम वर्ल्ड, जिसकी आपने पूरी व्याख्या की, और स्पेशली जो आपका विश्लेषण रहा, उस सब के चलते आपको क्या लगता है भारत की पॉलिसी में बदलाव लाने की जरूरत है? किस तरह की पॉलिसी भारत को उस चेंज के चलते लेने की जरूरत है? देखिए, जब हमें मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो अपॉर्चुनिटी को हम इस्तेमाल करना है। ऐसे मौके आपके मतलब हिस्ट्री में, देश की इतिहास में बहुत मौके बहुत कम होते हैं। जब आपके पास मौका होगा तो वो मौका आप
गवाही नहीं करना है, मतलब उसको आप इस्तेमाल करना है, यू हैव टू यूज इट। हमने बहुत गलतियां की हैं। पहले आप देखेंगे 47 वॉर में क्या हुआ हम जानते हैं। हमारी सेना ऑलरेडी वो किशन गंगा पार कर सकती थी, पार किया होगा तो पूरा उनका जो किशन घाटी का जो रास्ता है वो काट देते थे और पूरा पीओजे के हमारे हाथ में होता था। बस 2-3 दिन की बात थी, वो हमने यूएन गया, फिर क्या हुआ हम जानते हैं, वहां अपॉर्चुनिटी गंवाया था हमने। दूसरा 67 वॉर में हमारी सेना ने बहुत बलिदान देके हाजीपीर पास को हमने अपने कंट्रोल में लिया था। अब हाजीपीर पास कश्मीर घाटी में जाने के लिए दूसरा रास्ता है, एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, ये जो रामबन से काजीगुंड जाते हैं वो एक ही रास्ता है, अभी जम्मू से जाने वाली एक ही रास्ता है, वहां जवाहर टनल है, बाकी अब 2-3 टनल बन रहा है। तो मान लीजिए कि वहां पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करती है, उसको काट देती है, या आप स्नो होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, किसी वजह से वो कट हो जाती है, तो आप घाटी में नहीं जा सकते हो, खत्म हो गया, घाटी का कनेक्शन कट हो गया आपका। मगर हाजीपीर हमारी हाथ होती, आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव होता था। मगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, ताशकंद में उसको सरेंडर कर दिया, फिर वापस पाकिस्तान को दे दिया। तो वो मौका गंवाना नहीं चाहिए था हमें, उसको हमारे पास रखना चाहिए था, चाहे जो भी हो। तो वो नहीं किया हमने, वो गलत काम किया हमने। सिमिलरली 71 वॉर में हमने क्या किया, जब 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर आपके पास थे, शिमला में उसको वापस कर दिया। वापस में आपको आपके जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तानी जेल्स में सड़ रहे थे, उनका तो रिहाई आप नहीं पूछे थे, वो अभी भी पता नहीं वो क्या है, उसके साथ क्या कुछ हुआ। नेगोशिएशन हो सकता था उस वक्त, वो सब नहीं किया, जो आज तक ब्लेंडर्स लटके हुए हैं उनको निपटाया जा बिल्कुल सकता था। और प्लस बिल्कुल जो 5,000। बांग्लादेश की एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी, उस सबको देखते हुए भी बांग्लादेश को भी रखना चाहिए था पास में, तो वो भी एक हाँ, ब्लंडर। कम से कम कुछ इलाके आप अपने इसमें लेना था। हम्म, रोंगपुर, सिलहट, ये दोनों लेते तो आपकी जो चिकन से क्या उसकी चिकन नेक, चौड़ाई बढ़ती। एग्जैक्टली। और ये चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स और चिट्टागोंग आप ले लेते तो आपको सी एक्सेस होती है आपके नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो ये एक ब्लंडर था। तो बहुत से ब्लंडर्स हमने किया है। इसके चलते हुए मुझे उम्मीद नहीं है कि भारत सरकार कोई टेक्टोनिक चेंज करेगी, क्योंकि हम सब नोबेल पीस प्राइज के पीछे चल रहे हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी, तो मोर देन रिक्वायर्ड हम लॉयल है। तो ये नहीं होना चाहिए। अभी कारगिल वॉर में भी हमें डर था कि उनके पास न्यूक्लियर बम है तो कुछ भी करेगा, इसीलिए हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं किया। जब आप ये कह रहे हो कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके उस पार जो है वो अपना ही इलाका है, तो अपना इलाके में जाने के लिए आपका क्या प्रॉब्लम है? वो खाली लाइन ऑफ कंट्रोल है, दैट्स नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर। अब जा सकते थे मगर गया नहीं है। इसके चलते हुए कितने हमारे सैनिकों ने बलिदान देना पड़ा, क्योंकि आप चढ़ना है ना, पहाड़ चढ़ना है, यहाँ से 10 लोग जाएंगे तो वहां एक बंदा काफी है, ये 10 लोगों को एक बंदा सर, टैकल कर सकता है। 26/11 का जो मुंबई हमला था, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की कि भारत के मुसलमानों को बुरा लगेगा, ये भी मतलब बिल्कुल उसको भी क्या लगेगा? बिल्कुल, वी आर स्टेटस को कंट्री। हर देश का एक डीएनए होता है। पाकिस्तान का डीएनए है वो क्या कहते हैं उसको, इट्स आइडियोलॉजिकल कंट्री। वो देश नहीं एग्जैक्टली, है, आई डोंट आइडियोलॉजी के स्टेट ऊपर ही चलता है। वो आइडियोलॉजी निकाल दिया तो पाकिस्तान नहीं है उधर। तो इट्स एन आइडियोलॉजिकल कंट्री। हर जंग वही हारा है ऐसे बताते हैं। 71 में ये जाहिल बंगाली लोगों को हम निकाल दिया, अच्छा है, अब इकोनॉमी हम सुधार सकते हैं। नहीं तो इतना दूर उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पूरे रिसोर्स जा रहे थे, और ऊपर से उनके आबादी ज्यादा है, तो वो आके इधर प्राइम मिनिस्टर होकर बैठेगा तो हमें काबिल नहीं है। तो ये उनका सोच था। तो हर चीज जो है वो आइडियोलॉजिकल बेसिस में ही देखता है। चाइना का क्या डीएनए है, वो एक्सपेंशनिस्ट है। वो हर साल पोलिट ब्यूरो को रिपोर्ट देना है कि इस साल हमने 100 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया है, कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया है, कोई साउथ चाइना सी में किया है, कोई हिमालयस में किया है, कहीं और किया है, कजाकिस्तान के कुछ ले लिया, किर्गिस्तान का ले लिया। हर साल वो एक्सपैंड करते ही रहता है, वो उनका है। भारत का क्या है, स्टेटस को। अभी चाइना घुस के आ गया डिप्सोंग प्लेन्स में, 25 किलोमीटर आगे आ गया, तो मनमोहन सिंह बोलते हैं कि ठीक है वहां रहिए, अब स्टेटस को मेंटेन करेंगे, उससे आगे मत आइए। यही हमारी रिस्पॉन्स है। तो हमारी इलाके वापस कैसे लेना है हम सोचते भी नहीं है। इनफैक्ट भारत में भी जो डीप स्टेट है, ये पॉलिटिकल सिस्टम से ऊपर ये लोग कंट्रोल जो रखते हैं, दे डोंट वांट पीओजे के बैक। हम जो भी बोलो पार्लियामेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि वहां जाहिलियत है, वहां
इतने कट्टरपंथी सोच बन गया है उधर, वो उसको लेने से कचरा क्यों हमारी साथ लेके आना है। वो उनका एक ही यूटिलिटी था कि हम सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलता था। अभी सेंट्रल एशिया का एक्सेस चाबहार से मिल रहा है हमें, या चाबहार या चाबहार से बंदर अब्बास से। बल्टिस्तान को तो बोलते हैं, ऑक्यूपाइड बल्टिस्तान जो है कि वो तो चाहिए, उसको ले लेंगे, बट उधर वो हाँ, नहीं अभी चाहिए, ऑक्यूपाइड कश्मीर। बिल्कुल, ये बोलना अलग है, करना अलग है। बोलते हैं क्योंकि रिटॉरिक तो है, ये हमारी इलाका है, उसके लिए खून देंगे, सब बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर लेंगे नहीं, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में अभी पाकिस्तान डजंट मैटर। पाकिस्तान वाज ओनली हमारी एक्सेस, अफगानिस्तान और ऊपर जाने के लिए एक्सेस था। जब हमें ऑल्टरनेट ढूंढ लिया तो इससे क्या लेना देना। पाकिस्तान और इनके जो भी इलाके वो हमारी इलाके को कब्जा करके बैठा है, वो वापस लेने का सोच ही नहीं है। हाँ, जब आएगा तब देखा जाएगा, उसके आर्टिकल 370 उससे देंगे, उससे आगे वो इतना चल के आ पोरस जाएगा बॉर्डर। तो ले लेंगे, कोई बात हाँ, नहीं। देखते हैं वो तब की बात। तो ये है हमारी सोच, जो है स्टेटस को सोच है, मगर मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ। वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। जैसे इजराइल ने उनके अपॉर्चुनिटीज को वो दोनों हाथ से पकड़ लिया, वैसे हम भी करना चाहिए। अब बांग्लादेश में हम बेसिक फंडामेंटल चेंजेस लाना चाहिए। चाहे लीगली और बांग्लादेश की टेरिटरी रखिए, बट उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आप ले लीजिए। जैसा आप देखिए भूटान, भूटान का करेंसी और भारत की रुपए दोनों सिंक्ड है। मतलब भूटानी करेंसी एंड भारत करेंसी ऑलवेज 1:1, कोई चेंज नहीं है। सेकंड, उनका जो सिक्योरिटी है भारत देखती है। इंडिपेंडेंट कंट्री है, मगर उनका एक्सटर्नल टेरिटरी पूरा भारत उसको सिक्योर करती है। तीसरा, उनका फॉरेन पॉलिसी भारत डिक्टेट करता है, भूटान कुछ नहीं कर सकता है। वैसे तो अपना बुद्धिज्म, अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वो करना है। चलाते हैं, वो हमें कोई एतराज नहीं है, बट हमारी इंटरेस्ट हमने रखा है। सेम थिंग हम बांग्लादेश के साथ करना चाहिए, सेम थिंग हम श्रीलंका के साथ करना चाहिए। श्रीलंकन इकोनॉमी तो डूब गया, तो जब ये ऑटोनॉमी कुछ चीजें भारत को सौंप देगा वो, तो हमारी रुपया वहां चलेगा, श्रीलंकन रुपया निकाल दो, और हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज वहां लागू करेंगे हम। अपना जो लाइफस्टाइल वो चलाइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनका सिक्योरिटी, आर्मी हमारी कमांड पे चलेगा, उनकी इकोनॉमी हमारी कमांड पे चलेगा। लेट श्रीलंका भी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट कुछ चीजें हमें लेना पड़ेगा। तो भारत सरकार ये फंडामेंटल चेंजेस नहीं लाएंगे तो आने वाले दिनों में ये हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगा, मुश्किलात पैदा होंगे। वी आर 5th लार्जेस्ट कंट्री, मान लीजिए कि आप 3rd लार्जेस्ट कंट्री भी बनेंगे। जब आपकी खुद की नेबरहुड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो पूरा दुनिया में आप क्या जाके आप विश्वगुरु बनने का क्या ख्वाब देख सकते हैं आप। तो इसीलिए वी हैव टू बिहेव लाइक अ सिविलाइजेशन कंट्री, नॉट लाइक अ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो ब्रिटिश ने हमें दिया है जोग्राफिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्री, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हर चीज का हमारे बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स होता है, कोई सिविलाइजेशनल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहीं नहीं है। अभी मणिपुर में देखिए, कश्मीर में देखिए, कहीं भी देखिए, अभी हमारी बॉर्डर्स में, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या एलओसी हो, एलएसी में तो कुछ है नहीं है, बट बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर आप देखिए, पूरे फेंसिंग हमने लगा रखा है, ना पाकिस्तान ने लगाया ना बांग्लादेश ने लगाया। क्यों? वी हैव अ वेरी डिफेंसिव मेंटालिटी। वो कभी साल में 2 बार 3 बार घुस के आता है, तो पूरे 24 घंटे हमारे बच्चे वहां जाके बंदूक लेकर खड़ा है उधर। उनको, उनमें इतना डर होना चाहिए कि भारत के अंदर घुसने से क्या हमें क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्या हमारे साथ होगा। तो जब डर होगा, तब आपको ये सरहद की, ये फेंसिंग की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारी सोच में फर्क होनी चाहिए। अब हाँ, एब्सोल्युटली। बच्चियों को उठा के, हिंदू बच्चियों को उठा के, नाबालिग बच्चियों को धर्म परिवर्तन करके उसको शादी कराते हैं, उसको, उसके साथ कितना जुल्म करते हैं उधर पाकिस्तान में। बलात्कार होता है, फिर उसके बाद शादी हाँ, कराई जा दी कुछ ही जाती है, साल आदि के उड़न अंदर, काम कुछ ही करता साल के अंदर उसको कोटे में बिठा देते हैं। या अब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, हमारी रिस्पॉन्स क्या है कि वो अलग इसमें देश है, सर मैं उनके आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि इस पे मैं एक अलग से चर्चा करूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में या हमारे नेबरिंग स्टेट में होता है, खास तौर से पाकिस्तान में, चाहे हम माइनॉरिटीज की बात करें, हम सिखों की बात करें, हिंदुओं की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, या फिर जो कुछ भी पाराचिनार में हो रहा है, उसको लेकर भारत प्रोएक्टिवली स्टैंड क्यों नहीं लेता है कि भाई ये सब हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे एक फेक नैरेटिव ग्लोबली भारत के खिलाफ चलाता रहता है, लेकिन भारत जो रियल एट्रोसिटीज हो रही है उस पे भी एकदम
बहुत ही अजीब सी एकदम लेड बैक अप्रोच लेके भारत रखता है, वो जी, क्यों है ऐसा? इसीलिए वही तो मैं कह रहा था, वी आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्री। हमारी सरहद के उस पार क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। इसीलिए जब सीएए लाया था, हमने देखा है कितना उसके खिलाफ राइट्स पाकिस्तान हुए, में जो हुए। वो हाँ, वो यहाँ के मुसलमानों के बात कुछ भी नहीं है उसमें, फिर भी देखिए क्या नैरेटिव खड़ा हुआ। तो हमारी सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सोच ही रखती है। और वो तो पाकिस्तान के अंदर जो सुन्नी शिया पराचीनार में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो उनके देश के अंदरूनी मामला हम मान भी लेते हैं। उसके बारे में बोलना चाहिए था, मगर मान लीजिए कि उसको छोड़ देते हैं। जो इलाका आप कहते हो कि हमारी है, जो पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान जो आप क्लेम करते हो, आपकी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन आपने किया है कि ये हमारी इलाका है, और पार्लियामेंट में यहां तक बोल चुके हो कि उसको वापस लेने के लिए खून देंगे देने के लिए बिल्कुल। तैयार है। तो वहां कुछ हो रहा है तो आप चुप क्यों हैं? इमरान खान जाता है उधर, जाके बोलता है मेरे पाकिस्तानी बाल्टी भाइयों करके बोलता है। आप प्रोटेस्ट नहीं क्यों किया? आप डिमार्शे क्यों नहीं दिया उनको? यहां अरुणाचल में परिंदा भी उड़ता है ना, इवन प्राइम मिनिस्टर जाता है तो डिमार्शे देता है चाइना, कि बोलता है कि ये साउथ टिबेट है, आपका नहीं है, वी डोंट रिकॉग्नाइज आपकी हेजिमनी, इस इलाके में आप आना, यू अंडर, आप आपकी गलतियां सुधारो, करेक्ट करो, ये वो करके वो बयान देता है। हमने उसके बारे में क्यों कुछ भी नहीं किया? वहां इतने लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्स क्या है? तो आई एम टेलिंग यू, वी आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्री तो और ये तो स्टेटस को सरकार की कंट्री। अप्रोच है, लेकिन सर हमारे देशवासी जो हैं वो विदेशों में कहीं कुछ होता है तो यहाँ पे बड़े-बड़े आंदोलन खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ हमारे पड़ोस में ही होता है उस पे लेके ना हमारे देश के हिंदू कोई सवाल उठाते हैं अगर हिंदुओं पे कुछ हो रहा है, ना ही मुसलमानों पे कुछ होता है तो मुसलमान कोई आवाज़ उठाते हैं। गाज़ा के लिए सब सड़कों पे आ जाते हैं। देखिए, ये सब लेफ्टिस्ट नैरेटिव के चलते हुए ये होता है। इवन मुसलमान समाज में भी, हिंदू समाज तो वैसे तो सोए पड़ी हुई है, वो अलग बात है, बट मुस्लिम समाज में भी बस पैलेस्टीनियन के समर्थक में ये लोग खड़े होते हैं। ये आपने पूरे देश में एक जुलूस मुसलमान समाज निकालते हुए आपने देखा है, जो यूगर मुस्लिम के समर्थन में खड़े हैं। क्यों नहीं किया है? वही तो मैं बोल रही हूँ वो सर, भी तो मुसलमान है। मुंगेर हो, पाराचीनार हो या गिलगिल-बल्टिस्तान हो, पीओजे के हो, सिंध हो, अफ़गानिस्तान हो, बल्टिस्तान हो, पूरे में इतना ज़ुल्म हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? क्या यहाँ की भारत के शिया लोग, पराचीनार के शिया के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसको अपोज करते हुए आपने कोई मेमोरेंडम दिया भारत सरकार को, पाकिस्तान सरकार को, या आपने कोई धरना दिया, कोई कॉन्फ्रेंस किया? क्या किया आपने? तो ये हमारी दिमाग में ऐसा बिठा दी गई। तो और ये जो पैलेस्टीन के खिलाफ जो भी होता है, दैट इज ऑल्सो टोकन है, टोकनिज्म, और कुछ नहीं है। कुछ लोग पैसे देते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक दो शो करते हैं और फोटो वीडियो करते हैं, और असदुद्दीन जैसे लोग पार्लियामेंट में जय पैलेस्टीन बोलता है, एक्चुअली उसको पैलेस्टीन का मतलब ही नहीं समझता है। पैलेस्टीन इज नथिंग टू डू विद इस्लाम। पैलेस्टीनियन जूस, पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस, पैलेस्टीनियन अरब्स, पैलेस्टीन इज अ टेरिटरी। ये इनका नाम इजराइल रख दिया, इसलिए वो लोग पैलेस्टीन लफ्ज को हाईजैक कर लिया, बस उतना ही है। पैलेस्टाइन एग्जिस्टेड बिफोर इवन क्रिश्चियनिटी केम इन। जो जुडाइज्म था पहले, उस कालखंड से उसका नाम पैलेस्टाइन था। तो किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, बट एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करने के लिए लोग कोशिश करते हैं, वो भी सिलेक्टिव, बहुत सिलेक्टिव। हिंदू की बात तो मत कीजिए, यहाँ इतना जुल्म हो रहा है इधर हमारे आंखों के सामने। बांग्लादेश में कितने हिंदू संगठन सड़कों पे आया, कितने धरने दिए, कितने क्या किए। कुछ नहीं है। यहाँ तो बांग्लादेश का क्रिकेट टीम आया, अच्छा क्रिकेट खेल के चला गया, पूरे स्टेडियम कचाकच भरा हुआ था। उसमें कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे? ऑब्वियसली मेजोरिटी हिंदू ही थे ना। आपको शर्म नहीं है? टिकट खरीद के आप जाके मैच भी देख के आए ना, आप प्रोटेस्ट भी किया, कुछ नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम है हमारे समाज में। तो भारत जो है लीडरशिप के चलते हुए बहुत कुछ हुआ है। डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बस मस्त में एब्सोल्युटली, है, तो सोते हैं, रहते हैं, लीडरशिप दे जिस डोंट तरफ केयर। लीड कर अभी आप विदेशों में क्या हो रहा है, ये सब दूर दूर की बात है। आपकी घर के बाहर क्या हो रहा है, यू डोंट केयर फॉर इट। एब्सोल्युटली, आप ये अप्रोच है, जो ये जुर्म बेसिक कल्चर बन भगवान गया रिलेटेड है। होता है, हाँ,
संभल में क्या हो रहा है, क्या हिंदुओं का रिएक्शन है? व्हाट्सएप जॉकीज होते हैं ये लोग, व्हाट्सएप में बस ये बोलो वो बोलो, मतलब पूरे मुसलमानों को मार देना चाहिए, इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। तो जाके खड़ा हो जाओ ना, तो इतना हिम्मत है तो फिर तो इट्स ऑल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है। कोई इनको ना सब्जेक्ट की समझ है, ना उस इश्यू में हमारी रिस्पांस क्या होनी चाहिए। दोनों चीज किसी को इल्म नहीं है, ना हिंदुओं को है ना मुसलमानों को है। तो कुछ हिंदुओं से मुसलमान थोड़ा बेटर है, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए कुछ मुद्दे जो उठाते हैं उसके चलते उनके कुछ लोगों को सड़क पे उतार सकते हैं, जैसे सीएए के टाइम पे उतारे थे, जैसे पैलेस्टीन के समर्थन में उठाते हैं। ऐसे थोड़ा बहुत हम मुसलमान समाज में देखते हैं, मगर जैसे मैंने कहा उधर भी हिपोक्रेसी है। युगर और जी। बलूची, इनके समर्थन में कोई खड़ा नहीं होता है। तो क्या करें, दैट्स आवर, वी आर अ स्टेटस को कंट्री। हर देश का अपना अपना बिल्कुल, डीएनए होता है, हमारी लेकिन स्टेट का यही हमारा स्टेटस है। डीएनए स्टेटस को, लेकिन इस अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है और ज़रा-सा कहीं पे कुछ परिंदा पर मारता है तो लोग बड़े-बड़े एहतजाज आंदोलन खड़े कर देते हैं और हम लोग एकदम सोते रहते हैं। और मुझे हमेशा तारिक अंकल की कोई ना कोई बात याद आ जाती है। वो कहते हैं कि भारतीयों को तो सिर्फ़ विदेश में जाकर पहले बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी में करा दो एडमिशन, फिर उसके बाद एक अपार्टमेंट से दूसरा अपार्टमेंट ले लो, फिर अच्छी नौकरी, बड़ी नौकरी और कारोबार। देश के खिलाफ क्या हो रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान वाले ज़रा-सा कुछ होता है, वो जाकर अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराते हैं, लेकिन हम इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये बड़ा फ़र्क है हमारे अंदर, जो हमें मुझे लग रहा है बदलने की ज़रूरत है और आज के समय की बहुत माँग है। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज की इस बेहतरीन चर्चा के लिए। आपने जो वैल्यूएबल इनपुट्स दिए, बहुत ही ख़ास रहे और बहुत इम्पोर्टेंट रहा है ये आज का सेशन। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते।